हेलो एवरीवन, दिस इज प्रणय कुमार सिंह फ्रॉम ISPCS सेंटर। फ्रेंड्स, आज हम लोग 17वीं BPSC की प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए इंडियन पॉलिटी का NCERT से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। देखिए, जनवरी महीने का जो हम लोगों ने प्रीलिम्स का टारगेट दिया था, उसमें हम लोगों ने इंडियन पॉलिटी सब्जेक्ट को ही रखा था। तो इस कारण आज हम लोग इंडियन पॉलिटी सब्जेक्ट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। चलिए, तो आज का डिस्कशन हम लोग प्रारंभ करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत निम्न में से संविधान का उद्देश्य क्या है? पहला है, यह हमारे समाज की मौलिक प्रकृति के बारे में बताता है। बिल्कुल सही। दूसरा, कि यह किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति को परिभाषित करता है। यह भी सही है, क्योंकि आप सारे लोग जानते होंगे कि संविधान में ही देश में संपूर्ण शासन व्यवस्था की राजनीतिक एवं संवैधानिक पद्धति का वर्णन किया हुआ रहता है। तीसरा, यह हमें खुद से बचाता है। यह भी सही है, अर्थात इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 एवं 3 उपयुक्त तीनों कथन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, जो कि 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट से संबंधित है। तो प्रश्न है, 1784 ईस्वी के पिट्स इंडिया एक्ट के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कह रहा है कि कौन सा कथन सही है। पहला स्टेटमेंट है कि इसने कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की। देखिए, यह जो पहला नंबर स्टेटमेंट है वह गलत है, क्योंकि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 ईस्वी का एक्ट के माध्यम से किया गया था। नेक्स्ट है कि इसने बंगाल के राज्यपाल को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में नामित किया। यह भी गलत है। यह जो बंगाल के राज्यपाल को भारत के गवर्नर जनरल का अधिकार प्रदान किया गया 1773 ईस्वी के एक्ट के माध्यम से ही। और तीसरा है कि इसने कंपनी के निदेशक मंडल पर नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की बात की। यह स्टेटमेंट सही है, अर्थात इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल 3। नेक्स्ट प्रश्न है, किस अधिनियम में भारत में कंपनी के क्षेत्रों में पहली बार भारत में ब्रिटिश कब्जा कहा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट। यदि 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट की बात करें तो देखिए, जब 1784 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में जब पिट्स इंडिया एक्ट को लागू किया गया था, तो उस समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था विलियम पिट। आप लोग याद रखिए, जब 1784 ईस्वी में भारत में पिट्स इंडिया एक्ट को लागू किया गया, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विलियम पिट, और यही विलियम पिट की नाम पर ही 1784 ईस्वी का एक्ट का नाम पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस अधिनियम ने कंपनी के नौकर को किसी भी निजी व्यापार में शामिल होने एवं मूल भारतीय से उपहार या रिश्वत स्वीकार करने पर रोक लगा दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से। यदि 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट की बात करें तो इस समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे उनका नाम था लॉर्ड नॉर्थ। आप लोग इसे याद रखिए, 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे लॉर्ड नॉर्थ, और 1784 ईस्वी का जब पिट्स इंडिया एक्ट लागू किया गया था उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विलियम पिट। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। तो 5वां नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण निम्नलिखित में से किस योजना पर आधारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी में यह प्रावधान किया गया था कि केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण किया जाएगा। अब यदि इन शक्तियों का वितरण मुख्य रूप से 3 सूचियों के आधार पर किया गया था, संघ सूची, दूसरा राज्य सूची और तीसरा संवर्ती सूची, और जो चौथा सूची था वह था अवशिष्ट शक्तियां, जो कि अवशिष्ट शक्तियां उस समय तत्कालीन समय में गवर्नर जनरल को ही प्रदान किया गया था। तो आप लोग इसे याद रखिए, अवशिष्ट शक्तियां जिस प्रकार से वर्तमान समय में केंद्र सरकार को प्रदान किया गया है, उसी प्रकार से अवशिष्ट शक्तियां उस समय अर्थात 1935 ईस्वी के समय गवर्नर जनरल को प्रदान किया गया था। तो प्रश्न है कि भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण किस योजना पर आधारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 1935 ईस्वी का अधिनियम के अंतर्गत। यदि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 ईस्वी की बात करें तो आप सारे लोग जानते होंगे कि 1909 ईस्वी में पृथक निर्वाचन क्षेत्र को लागू किया गया था। तो आप लोग इसे याद रखिए, 1909 ईस्वी के अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता थी
पृथक निर्वाचन क्षेत्र। यदि 1919 ईस्वी के अधिनियम की बात करें तो 1919 ईस्वी के अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में द्वैध शासन को लागू किया गया था। तो आप लोग इसे याद रखिए, प्रांतों में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत लागू किया गया? 1919 ईस्वी का मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। 1935 ईस्वी के अंतर्गत अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। तो आप लोग इसे भी याद रखिए, अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई 1935 ईस्वी का अधिनियम के अंतर्गत, और 1947 ईस्वी के भारत स्वतंत्रता अधिनियम के अंतर्गत भारत को स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, छठा नंबर प्रश्न है कि चार्टर अधिनियम 1813 ईस्वी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कह रहा है कि कौन सा कथन गलत है। पहला, कि इस अधिनियम के अंतर्गत कंपनी को भारत के साथ व्यापार का एकाधिकार मिल गया। ध्यान दीजिए, प्रश्न कह रहा है कि कंपनी को भारत के साथ व्यापार का एकाधिकार मिल गया। तो यह जो स्टेटमेंट है पहला नंबर वह गलत है, क्योंकि कंपनी को भारत के साथ एकाधिकार समाप्त हो गया था। तो आप इसे याद रखिए, 1813 ईस्वी का एक्ट के तहत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के साथ व्यापार का जो एकाधिकार था वह 1813 ईस्वी का एक्ट के अंतर्गत समाप्त कर दिया गया था, और यह जो व्यापार पर एकाधिकार था वह 1773 ईस्वी के एक्ट के तहत भारत को ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार का एकाधिकार प्रदान किया गया था। इसके अलावा जो बी और सी नंबर है वह बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट, अब यदि हम लोग 7वां नंबर प्रश्न को मूव करते हैं तो 7वां नंबर प्रश्न है, किस अधिनियम ने 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट में शुरू हुई केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को उलट दिया? अर्थात जो प्रश्न कह रहा है कि किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में जो 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट प्रारंभ किया गया था उसे प्रवृत्ति को उलट दिया, या आप कह सकते हैं कि उस प्रवृत्ति को समाप्त कर दिया। अर्थात केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को भारत में किस अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात भारत परिषद अधिनियम 1861 है। अब यदि अन्य ऑप्शन पर विकल्प पर विचार करें तो बी नंबर है भारत परिषद अधिनियम 1892। तो भारत परिषद अधिनियम 1892 के अंतर्गत अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली या अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को प्रारंभ किया गया था। तो आप इसे याद रखिए, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली भारत परिषद अधिनियम 1892 ईस्वी के अंतर्गत व्यवस्थित की गई थी। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर सी, भारत परिषद अधिनियम 1909। तो भारत परिषद अधिनियम 1909 ईस्वी के अंतर्गत अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि पृथक निर्वाचन प्रणाली को भारत परिषद अधिनियम 1909 ईस्वी के अंतर्गत प्रारंभ किया गया था। और यदि भारत सरकार अधिनियम 1858 ईस्वी की बात करें तो जो भारत का शासन था उसे क्राउन के हाथों में भारत का शासन प्रारंभ किया गया। तो आप इसे याद रखिए, प्रश्न है कि रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से जो प्रारंभ की गई थी केंद्रीकरण की प्रवृत्ति उसे किस अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 1861 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत परिषद अधिनियम 1861 में यह प्रावधान किया गया कि विधायी कार्यों का संचालन करते समय गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में गैर आधिकारिक सदस्यों के रूप में कुछ भारतीय को नियुक्त किए जाने चाहिए। तो प्रश्न है कि नियुक्त गैर सरकारी सदस्य निम्न में से किस विभाग या किस क्षेत्र से संबंधित थे? पहला है व्यापारी, यह बिल्कुल सही है। दूसरा जमींदार, यह भी सही है। और तीसरा ब्रिटिश वफादार, यह भी सही है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 1, 2 और 3 तीनों ही सही है। अब यदि 1861 के अधिनियम की बात करें तो आप जानते होंगे कि 1861 ईस्वी के अधिनियम के अंतर्गत ही गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। तो आप लोग इसे याद रखिए, अध्यादेश की शक्ति गवर्नर जनरल को 1861 ईस्वी के अधिनियम के अंतर्गत ही प्रदान की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन भारत सरकार अधिनियम 1919 की प्रमुख विशेषता है? पहला प्रश्न है कि प्रांतों की कार्यकारी सरकार में द्वैध शासन की शुरुआत की गई, यह बिल्कुल सही है। और दूसरा कि मुस्लिमों के लिए अलग सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र की शुरुआत की गई, यह गलत है, क्योंकि मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की शुरुआत 1909 ईस्वी के अधिनियम के माध्यम से किया गया था। और तीसरा कि केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी अधिकार का हस्तांतरण किया गया, यह सही है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात केवल 1 और 3 नंबर स्टेटमेंट सही है, क्योंकि पृथक निर्वाचन क्षेत्र मुस्लिमों के लिए 1909 ईस्वी का अधिनियम द्वारा प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन 1858 के भारत सरकार अधिनियम के प्रावधानों में से सही है? पहला नंबर है कि भारत और भारतीय क्षेत्रों का प्रशासन
क्रॉन को हस्तांतरित कर दिया गया। यह बिल्कुल सही है, क्योंकि जब 1857 ईस्वी का भारत में विद्रोह हुआ तो 1857 ईस्वी का विद्रोह के समय, यानी कि कह सकते हैं 1857 ईस्वी का विद्रोह के पूर्व भारत में कंपनी का शासन विद्यमान था, लेकिन 1858 ईस्वी के विद्रोह के उपरांत या 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद भारत में ब्रिटिश क्राउन का शासन प्रारंभ हो गया। तो आप इसे याद रखिए, पहला नंबर जो स्टेटमेंट है वह बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया, यह भी सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि भारत के गवर्नर जनरल को भारत के वायसराय के रूप में जाना जाने लगा और भारत के लिए एक राज्य सचिव भी नियुक्त किया जाता था, यह भी सही है। चौथा कि भारत की प्रशासनिक शक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी और इंग्लैंड के ताज के बीच साझा की जानी थी, यह गलत है, क्योंकि 1857 ईस्वी के उपरांत जो 1858 ईस्वी का एक्ट आया उसमें अभी मैंने बताया कि 1858 ईस्वी के एक्ट के तहत भारत का जो शासन था वह ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। तो जो चौथा नंबर स्टेटमेंट है वह गलत हो गया। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात केवल और केवल 1, 2 और 3 नंबर जो स्टेटमेंट है वह सही है। नेक्स्ट है 11 नंबर प्रश्न, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य थे। ऑप्शन नंबर ए है कि उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित किए गए थे, यह बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामित किए गए थे, यह भी गलत है। नेक्स्ट है कि प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा वो लोग निर्वाचित किए थे, यह बिल्कुल सही है। और चौथा, संवैधानिक मामलों में उनकी विशेषज्ञता के लिए सरकार द्वारा चुना गया था, यह गलत है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा उन्हें, अब आप लोग ध्यान रखिए, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के आधार पर उनका चुनाव किया गया था। तो आप इसे याद रखिए, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की संविधान सभा के गठन का क्या आधार था। ऑप्शन नंबर ए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संकल्प, यह गलत है। नेक्स्ट, कैबिनेट मिशन योजना 1946, यह बिल्कुल सही है, क्योंकि कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर ही भारत में संविधान सभा का गठन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग 13 नंबर प्रश्न को मूव करते हैं। तो 13 नंबर जो प्रश्न है वह है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं सत्य कथन का चयन करें। अर्थात जो ऊपर में स्टेटमेंट दिए हुए हैं उनमें से हमें सत्य कथन का चयन करना है। पहला नंबर स्टेटमेंट है कि संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव 1946 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था, यह बिल्कुल सही है। दूसरा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे, यह भी सही है। और तीसरा कि अंततः 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के सदस्यों द्वारा संविधान पर हस्ताक्षर किए गए, यह भी सही है। अर्थात इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, वह होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात उपयुक्त तीनों स्टेटमेंट सही है। अब यदि हम लोग संक्षिप्त में संविधान सभा की बात करें तो देखिए, यह जो संविधान सभा है इसकी आप लोग जानते होंगे कि अस्थायी अध्यक्ष, जब संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1940 ईस्वी को की गई थी तो इस बैठक की अध्यक्षता किए थे सच्चिदानंद सिन्हा। तो आप लोग इसे याद रखिए, सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किए। लेकिन जब 11 दिसंबर 1940 ईस्वी को इसकी बैठक आयोजित की गई तो इसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में जो अस्थायी अध्यक्ष थे उनमें राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। लेकिन यदि उपाध्यक्ष की बात करें कि अस्थायी उपाध्यक्ष कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा हरेंद्र कुमार मुखर्जी, या एच.सी. मुखर्जी के रूप में इन्हें जानते हैं। हरेंद्र कुमार जो मुखर्जी थे वह संविधान सभा के अस्थायी उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए थे, और जो सलाहकार थे संविधान सभा के सलाहकार के रूप में बी.एन. राव की नियुक्ति की गई। तो आप इसे याद रखिए, संविधान सभा के सलाहकार के रूप में बी.एन. राव को नियुक्त किया गया था। चलिए अब हम लोग 14वां नंबर प्रश्न की ओर मूव करते हैं। तो 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह जो स्टेटमेंट है वह भारत सरकार अधिनियम 1935 के संबंध में प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी में निम्न में से किसका प्रावधान किया गया था। तो देखिए, पहला नंबर स्टेटमेंट है प्रांतीय स्वायत्तता। तो 1935 ईस्वी के अधिनियम में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया था, बिल्कुल सही। संघीय न्यायालय की स्थापना, यह भी सही है। केंद्र में अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना की गई थी, यह भी सही है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, वह होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 1, 2 और 3 उपयुक्त तीनों नंबर जो स्टेटमेंट है वह सही है। अब हम लोग 15 नंबर प्रश्न देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है। पहला,
चार्टर अधिनियम 1853, इसके सामने दिया हुआ क्राउन का शासन। तो देखिए यह जो पहला नंबर स्टेटमेंट है वह पूरी तरह से गलत है, क्योंकि चार्टर अधिनियम 1853 नहीं बल्कि यह क्राउन का शासन भारत में चार्टर अधिनियम 1858 के तहत प्रावधान किया गया था। दूसरा है भारत परिषद अधिनियम 1861। तो भारत परिषद अधिनियम 1861 के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद का प्रावधान किया गया था। तो जो यह स्टेटमेंट है वह गलत है, क्योंकि 1861 के नहीं बल्कि 1853 ईस्वी का जो एक्ट था उसके अंतर्गत भारत में विधानमंडल और विधान परिषद का प्रावधान किया गया था। तीसरा है मार्ले मिंटो सुधार के तहत पृथक निर्वाचन क्षेत्र, यह बिल्कुल सही है, तो तीसरा नंबर स्टेटमेंट सही हो गया। चौथा माउंटबेटन योजना के अंतर्गत कैबिनेट संविधान सभा, देखिए यह जो संविधान सभा है इसे मुख्य रूप से भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ईस्वी का जो एक्ट था उसके माध्यम से भारत में संविधान सभा को स्वीकृति प्रदान की गई थी। तो जो चौथा नंबर है वह गलत हो गया। पांचवा कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत भारत का विभाजन किया गया, यह जो स्टेटमेंट है वह सही है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात सिर्फ और सिर्फ तीसरा नंबर और पांचवा नंबर जो स्टेटमेंट है वह सही है। नेक्स्ट प्रश्न 16 नंबर है भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी में निम्न में से किसकी स्थापना का प्रावधान करता है, अर्थात जो 1935 ईस्वी का अधिनियम है वह निम्न में से किसकी स्थापना का प्रावधान करता है। तो पहला नंबर है भारतीय रिजर्व बैंक, बिल्कुल सही। दूसरा संघ लोक सेवा आयोग, यह भी सही है। नेक्स्ट प्रांतीय लोक सेवा आयोग, यह भी सही है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात उपयुक्त तीनों। जो 1935 ईस्वी का अधिनियम था वह उपयुक्त तीनों आरबीआई, संघ लोक सेवा आयोग और प्रांतीय लोक सेवा आयोग तीनों की स्थापना का प्रावधान करता है। और यदि सबसे महत्वपूर्ण बात उच्चायुक्त की बात करें, बीपीएससी द्वारा पूर्व में प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया है कि किस अधिनियम द्वारा भारत के उच्चायुक्त का प्रावधान किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 1919 ईस्वी का अधिनियम। 1919 ईस्वी का अधिनियम द्वारा भारत के में उच्चायुक्त का प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट 17 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन सा नेहरू रिपोर्ट 1928 के तत्वों में से एक नहीं है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न करा कि नेहरू रिपोर्ट 1928 के तत्वों में से निम्न में से कौन शामिल नहीं किया गया है। पहला नंबर है अधिकारों का बिल, यह बिल्कुल सही है। दूसरा नागरिक के रूप में पुरुषों और महिलाओं को समान अधिकार प्रदान करना, यह भी सही है। और नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट के निर्माण का प्रस्ताव, यह भी सही है। और नेक्स्ट अल्पसंख्यकों को महत्व प्रदान किया गया। देखिए जो नेहरू रिपोर्ट 1928 ईस्वी में तैयार किया गया था उसमें अल्पसंख्यकों के लिए कोई विशेष महत्व प्रदान नहीं किया गया था, या कह सकते हैं कि अल्पसंख्यकों को कोई इसमें वरीयता प्रदान नहीं की गई थी, बल्कि सारे को समान ही माना गया था। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात अल्पसंख्यक को महत्व इस प्रश्न का सही आंसर। अब यदि हम लोग नेहरू रिपोर्ट की बात करें जो कि 1928 ईस्वी में इसका रिपोर्ट आया था, तो देखिए इसने भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेट की सिफारिश की। तो आप इसे याद रखिए, नेहरू रिपोर्ट में भारत को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करने के बजाय डोमिनियन स्टेट प्रदान करने की बात की गई थी। नेक्स्ट 18 नंबर प्रश्न है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जर्मनी से उधार ली गई थी। पहला नंबर है राष्ट्रपति चुनाव की विधि। तो यदि राष्ट्रपति चुनाव की विधि की बात करें, देखिए यह जर्मनी से नहीं बल्कि यह आयरलैंड से लिया गया। तो आप उसे याद रखिए, राष्ट्रपति चुनाव की विधि किस देश से ली गई है, आयरलैंड। नेक्स्ट है संघ द्वारा प्राप्त की जाने वाली आपातकालीन शक्तियां, यह बिल्कुल सही है, क्योंकि जो आपात उपबंध है वह किस देश के संविधान से ली गई है, तो आपात उपबंध मुख्य रूप से जर्मनी के संविधान से ही ली गई है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। नेक्स्ट है केंद्र में अवशिष्ट शक्तियां। तो जो अवशिष्ट शक्तियां की बात की गई है यह मुख्य रूप से भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो सी नंबर गलत हो गया। नेक्स्ट है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो कानून द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है वह भारत में मुख्य रूप से जापान के संविधान से लिया गया है। तो प्रश्न है कि कौन सी विशेषता जर्मनी से उधार ली गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात आपातकालीन शक्तियां। नेक्स्ट 19 नंबर प्रश्न की ओर अब हम लोग मूव करते हैं। तो 19 नंबर प्रश्न है निम्न में से किस अधिनियम ने भारत की स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत किया। पहला नंबर है चार्टर अधिनियम 1793, यह बिल्कुल गलत। नेक्स्ट चार्टर अधिनियम 1813। देखिए यह जो भारत की स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए चार्टर अधिनियम 1813 ईस्वी में ही प्रावधान किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात चार्टर अधिनियम 1813। अब यदि चार्टर अधिनियम 1813 की बात करें तो इसके अंतर्गत
जो सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान था वह था शिक्षा पर वार्षिक 1 लाख रुपया खर्च करना। तो आप इसे याद रखिए, शिक्षा पर वार्षिक 1 लाख रुपया खर्च करने का प्रावधान किया गया था चार्टर अधिनियम 1813 के अंतर्गत ही। नेक्स्ट प्रश्न है 20 नंबर, निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 1853 ईस्वी का जो चार्टर अधिनियम था उसके अंतर्गत गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग किया गया। नेक्स्ट 21 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में शासन के विकास की नींव रखी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 1861 ईस्वी का जो अधिनियम था उसने भारत में शासन के विकास की नींव रखी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 22 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा पहली बार किसी भी भारतीय सदस्य को वायसराय की परिषद में शामिल किया गया? देखिए, यदि 1861 ईस्वी के अधिनियम की बात करें तो 1861 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम ऐसा कुछ प्रावधान नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। नेक्स्ट है 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम, तो 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम भी यह कुछ प्रावधान नहीं करता है। नेक्स्ट है 1909 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 1909 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत पहली बार किसी भी भारतीय सदस्य को वायसराय की कार्यकारिणी में शामिल किया गया था। और उन भारतीय की यदि बात करें तो कौन भारतीय थे? तो आंसर हो जाएगा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। तो आप इसे याद रखिए, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहले ऐसे भारतीय थे जिन्हें कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में शामिल किया गया था और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को विधि सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। तो आप इसे याद रखिए, विधि सदस्य या कानूनी सदस्य के रूप में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा शामिल होने वाले भारतीय जनरल वायसराय की परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय सदस्य थे। नेक्स्ट 23 नंबर प्रश्न है, ब्रिटिश भारत में महिलाओं को सबसे पहले वोट देने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया? तो 1919 ईस्वी के अधिनियम द्वारा आंशिक रूप से ही सही, लेकिन भारत में महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्रदान किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 1919 ईस्वी का अधिनियम। नेक्स्ट 24 नंबर प्रश्न है, किस अधिनियम द्वारा पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग किया गया? ध्यान दीजिए, प्रश्न कह रहा है कि किस अधिनियम द्वारा भारत में पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया गया? तो इसका आंसर तो हो जाएगा ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर सी, 1919 ईस्वी का अधिनियम के द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग किया गया था। लेकिन यदि हम लोग अन्य विकल्पों की बात करें तो जो 1892 ईस्वी का अधिनियम था उसके अंतर्गत थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि अप्रत्यक्ष चुनाव पद्धति को 1892 ईस्वी के अधिनियम द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो आप इसे याद रखिए, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली 1892 ईस्वी का अधिनियम। यदि 1909 ईस्वी का अधिनियम की बात करें तो पृथक निर्वाचन प्रणाली मुस्लिमों के लिए जो प्रारंभ की गई थी वह 1909 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा ही प्रारंभ की गई थी, लेकिन 1919 और 1935 ईस्वी के अधिनियम द्वारा इसे और विस्तारित किया गया था। नेक्स्ट है 1935 ईस्वी का अधिनियम, तो 1935 ईस्वी का अधिनियम के अंतर्गत अखिल भारतीय संघ का प्रावधान किया गया। अखिल भारतीय संघ का प्रावधान किया गया था 1935 ईस्वी का अधिनियम के अंतर्गत, और 1919 ईस्वी का अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 25 नंबर प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा केंद्र एवं प्रांतों के बीच शक्तियों को विभाजन 3 सूची, संघ सूची, प्रांतीय सूची और संवर्ती सूची के अंतर्गत किया गया। अब प्रश्न पूछ रहा है कि ये जो 3 सूची ऊपर में दिए गए हैं उनमें शामिल विषयों की संख्या कितनी थी? तो देखिए, यह जो संघ सूची है तो संघ सूची में मुख्य रूप से 59 विषय शामिल थे, और जो राज्य सूची है या प्रांतीय सूची इसमें मुख्य रूप से 54 या 54 विषय शामिल थे, और जो संवर्ती सूची है तो संवर्ती सूची में मुख्य रूप से 36 विषय शामिल थे। तो इस अनुसार प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 59, 54 और 36। यदि अवशिष्ट विषय की बात करें तो जो अवशिष्ट विषय थी इसके अंतर्गत अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल को प्रदान किया गया था। नेक्स्ट 26 नंबर प्रश्न है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा कितने प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात उस समय जब 1935 ईस्वी का अधिनियम भारत में लागू हुआ था तो उस समय भारत में मुख्य रूप से 11 प्रांत थे, लेकिन 11 प्रांत में से 6 प्रांत ही ऐसे थे जिनमें कि द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना की गई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 6 प्रांत। अब यदि 6 प्रांत की बात करें
तो देखिए 6 प्रांत में कौन कौन 6 प्रांत थे? तो पहला प्रांत था बंगाल, बंगाल के बाद जो दूसरा प्रांत था वह था बिहार, बिहार के बाद नेक्स्ट जो प्रांत था वह था बॉम्बे, बॉम्बे के बाद मद्रास, आप लोग इसे याद रखिए मद्रास, असम, और असम के बाद जो छठा प्रांत था वह था संयुक्त प्रांत। तो आप इसे याद रखिए बंगाल, बिहार, बॉम्बे, मद्रास, असम और संयुक्त प्रांत, ये 6 ऐसे प्रांत थे जिनमें कि द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना की गई थी। लेकिन कुल प्रांतों की संख्या थी कितनी? 11 प्रांत थे। चलिए 27 नंबर प्रश्न को मूव करते हैं। तो 27 नंबर प्रश्न है, किस अधिनियम द्वारा दलित जातियों के लिए भी भारत में पृथक निर्वाचन व्यवस्था को प्रारंभ किया गया था? तो इसका आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी 1935 ईस्वी। देखिए पृथक निर्वाचन प्रणाली को भारत में सर्वप्रथम जो प्रारंभ किया गया था 1909 ईस्वी का अधिनियम द्वारा भारत में सर्वप्रथम पृथक निर्वाचन प्रणाली को प्रारंभ किया गया था। लेकिन जो 1909 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था उसमें सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों के लिए ही यह व्यवस्था को लागू की गई थी। लेकिन 1909 ईस्वी में इसे और अधिक विस्तारित किया गया और भारतीय ईसाइयों एवं एंग्लो इंडियन, भारतीय ईसाई और एंग्लो इंडियन आंग्ल समुदाय भी कह सकते हैं, उसके लिए भी 1919 ईस्वी का अधिनियम में इस व्यवस्था को और अधिक विस्तारित किया गया। लेकिन 1935 ईस्वी में मुख्य रूप से इसके अंतर्गत दलित जातियों को भी शामिल कर लिया गया। तो इस प्रश्न के अनुसार आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1935 ईस्वी का अधिनियम। नेक्स्ट 28 नंबर प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1858 के अनुसार ब्रिटिश क्राउन की शक्तियों का प्रयोग निम्न में से किसके द्वारा किया जाना था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन में बी, अर्थात भारत के राज्य सचिव। देखिए जब 1857 ईस्वी के विद्रोह के उपरांत जब 1858 ईस्वी का अधिनियम लागू किया गया तो इस अधिनियम के अंतर्गत जो ब्रिटिश क्राउन था वह भारत का शासन नियुक्त किया गया। किसे? भारत का जो शासन था वह ब्रिटिश क्राउन के तहत ही चलाया जाता था और इन्हीं ब्रिटिश क्राउन को सहायता प्रदान करने के लिए भारत का राज्य सचिव का एक पद बनाया गया, भारत का राज्य सचिव का एक पद बनाया गया। और यह सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यह जो भारत का राज्य सचिव था इनकी सहायता के लिए एक 15 सदस्यीय एक समिति नियुक्त की गई जिन्हें कि काउंसिल ऑफ इंडिया कहा गया। तो आप इसे याद रखिए 15 सदस्यीय एक समिति बनाया गया भारत के राज्य सचिव को सहायता प्रदान करने के लिए, जिसे कि काउंसिल ऑफ इंडिया नाम दिया गया। तो प्रश्न है कि भारत सरकार अधिनियम 1858 के अनुसार ब्रिटिश क्राउन की शक्तियों का प्रयोग निम्न में से किसके द्वारा किया जाता था? तो आंसर हो जाएगा भारत के राज्य सचिव। और ये जो भारत के राज्य सचिव थे वो ब्रिटिश क्राउन को सहायता प्रदान करते थे और भारत के राज्य सचिव की सहायता करने के लिए 15 सदस्यीय एक समिति का गठन किया गया जिसे नाम दिया गया था काउंसिल ऑफ इंडिया था, तो भारत परिषद। अब 29 नंबर प्रश्न को मूव करते हैं। तो 29 नंबर प्रश्न है जो कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम से संबंधित है। प्रश्न है मार्ले मिंटो सुधार के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कर रहा है कि कौन सा कथन गलत है। पहला है कि केंद्र में विधायी परिषद के सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई, यह बिल्कुल सही। दूसरा, 2 भारतीयों को भारतीय मामलों के राज्य सचिव की परिषद में नामित किया जाना था, यह भी सही है। नेक्स्ट है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय सदस्य थे, यह भी सही है। और यह जो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे वे विधि सदस्य के रूप में शामिल हुए थे, तो आप इसे भी याद रखिए, विधि सदस्य के रूप में शामिल हुए थे कौन? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। नेक्स्ट है केंद्र और प्रांत दोनों में विधान परिषदों के सदस्यों की 3 श्रेणियों के होने का प्रावधान किया गया था, तो यह गलत है। यह बल्कि 3 श्रेणी नहीं, मुख्य रूप से 4 श्रेणी थी, तो आप इसे याद रखिए। तो इस प्रश्न के अनुसार जो गलत स्टेटमेंट है वह है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 30 नंबर प्रश्न है भारत सरकार अधिनियम 1919 ने प्रांतों के लिए सरकार का दोहरा स्वरूप या द्वैत शासन प्रदान किया, जिसमें कि सरकार के कुछ क्षेत्रों का नियंत्रण राज्यपाल द्वारा नामित और प्रांतीय परिषद के प्रति जवाबदेह भारतीय मंत्रियों की सरकारों को दिया गया था। तो प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा ऐसा विषय है जिन्हें कि हस्तांतरित सूची में शामिल नहीं किया गया था? तो देखिए यह जो संचार ऐसा विषय है जिन्हें कि हस्तांतरित सूची में शामिल नहीं किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात संचार। नेक्स्ट 31 नंबर प्रश्न है किस अधिनियम में लंदन में रहने वाले भारत के उच्चायुक्त को ग्रेट ब्रिटेन में भारत का प्रतिनिधित्व करने का प्रावधान शामिल किया गया? तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि 1919 ईस्वी का अधिनियम के अंतर्गत भारत के लिए एक उच्चायुक्त का प्रावधान किया गया था, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन में बी अर्थात भारत सरकार अधिनियम 1919 से।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन साइमन कमीशन 1927 की सिफारिशों में से एक शामिल नहीं है? पहला, द्वैध शासन का उन्मूलन, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, प्रांतों में जिम्मेदार सरकार का विस्तार करना, यह भी सही है। सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था का उन्मूलन, देखिए यह जो स्टेटमेंट है तीसरा नंबर ऑप्शन वह गलत है, क्योंकि सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था का उन्मूलन करने की बात साइमन कमीशन द्वारा नहीं की गई थी। और नेक्स्ट है, ब्रिटिश भारत और रियासतों के लिए एक संघ की स्थापना, यह भी सही है। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था का उन्मूलन के बाद साइमन कमीशन नहीं करता है। अब यदि साइमन कमीशन की बात करें तो साइमन कमीशन का जो कार्य किया था, तो साइमन कमीशन का गठन मुख्य रूप से 1919 ईस्वी का जो अधिनियम लागू किया गया था, उस अधिनियम की समीक्षा के लिए 1927 ईस्वी में ही साइमन कमीशन का गठन किया गया था। देखिए अब यह जो साइमन कमीशन है इसने अपनी रिपोर्ट प्रदान की थी 1930 ईस्वी में। तो आप इसे याद रखिए, साइमन कमीशन द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था 1930 ईस्वी में। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग मूव करते हैं। तो 33 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान के निर्माण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं सही कथन का चयन करना है। पहला स्टेटमेंट है कि भारत के लिए संविधान सभा का विचार पहली बार 1934 ईस्वी में M.N. राय द्वारा सामने रखा गया था, यह बिल्कुल सही। दूसरा, संविधान सभा की मांग सबसे पहले अंग्रेजों ने क्रिप्स मिशन में स्वीकार की थी। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कह रहा है कि सबसे पहले अंग्रेजों ने इसकी मांग क्रिप्स मिशन में स्वीकार कर ली थी, यह गलत है। दूसरा नंबर स्टेटमेंट गलत हो गया, क्योंकि 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर ही संविधान सभा का गठन किया गया। तो इसका जो दूसरा नंबर स्टेटमेंट है वह गलत हो गया। नेक्स्ट है, विभाजन के बाद संविधान सभा के सदस्यों की संख्या घटकर 299 रह गई, यह सही है, क्योंकि यदि विभाजन के पूर्व देखें तो विभाजन पूर्व सदस्यों की संख्या थी कितनी, 389, लेकिन विभाजन उपरांत 299 सदस्यों की संख्या रह गई थी। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे, यह सही है, अर्थात ऑप्शन नंबर 1, 3 एंड 4 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट 34 नंबर प्रश्न है, 1946 ईस्वी की अंतरिम सरकार में श्रम विभाग किसके पास था? ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कह रहा है कि जो 1946 ईस्वी में अंतरिम सरकार का गठन किया गया था उसमें श्रम विभाग या श्रम मामलों के जो मंत्री थे उनका नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात श्रम विभाग किनके पास था? तो श्रम विभाग जगजीवन राम के पास था। या यदि राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो देखिए राजेंद्र प्रसाद पास कौन विभाग था? तो खाद्य एवं कृषि विभाग संबंधी जो मंत्री थे उनका नाम था राजेंद्र प्रसाद। और यदि भीमराव अंबेडकर की बात करें तो ये कानून मंत्री थे। और C.H. भाभा ये मुख्य रूप से खान एवं बंदरगाह मंत्री थे। तो आप इसे याद रखिए, खान एवं बंदरगाह मंत्री थे C.H. भाभा, राजेंद्र प्रसाद थे खाद्य एवं कृषि मंत्री, कानून मंत्री थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और श्रम विभाग के मंत्री थे जगजीवन राम। तो प्रश्न कह रहा है कि 1946 के अंतरिम सरकार में गठित श्रम विभाग किनके पास था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात जगजीवन राम। नेक्स्ट 35 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अंतरिम सरकार में सदस्य और विभाग का सही संयोजन नहीं है? एक तरफ सदस्य दिया हुआ है और दूसरी तरफ उन सदस्य से संबंधित विभाग को दिया गया है। तो देखिए, पहला है सरदार पटेल सूचना एवं प्रसारण मंत्री, यह बिल्कुल सही है, क्योंकि सरदार पटेल जो थे सूचना एवं प्रसारण के साथ साथ गृह मंत्री भी सरदार पटेल ही थे। नेक्स्ट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री, यह भी सही है, क्योंकि खाद्य एवं कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। नेक्स्ट है लियाकत अली खान वित्त मंत्री थे, यह भी सही। और नेक्स्ट C. राजगोपालाचारी स्वास्थ्य मंत्री, देखिए C. राजगोपालाचारी स्वास्थ्य मंत्री नहीं बल्कि स्वास्थ्य के स्थान पर जो C. राजगोपालाचारी थे वह शिक्षा और कला मंत्री थे। तो आप इसे याद करिए, नोट कर लीजिए, शिक्षा एवं कला मंत्री C. राजगोपालाचारी थे। जबकि यदि स्वास्थ्य मंत्री की बात करें तो स्वास्थ्य मंत्री थी राजकुमारी अमृता कौर। तो आप इसे याद रखिएगा, स्वास्थ्य मंत्री थी राजकुमारी अमृता कौर। तो इस प्रश्न के अनुसार आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात C. राजगोपालाचारी स्वास्थ्य मंत्री नहीं बल्कि शिक्षा एवं कला मंत्री थे। नेक्स्ट 36 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट 1947 ईस्वी में जो गठित हुई थी में कानून मंत्री किन्हें बनाया गया था? तो जो कानून मंत्री थे वो भीमराव अंबेडकर थे। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात कानून मंत्री भीमराव अंबेडकर। जो जगजीवन राम थे वह श्रम मंत्री थे।
और राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। तो आप इसे नोट कर लीजिए, राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री। लेकिन यदि ऑप्शन नंबर सी सच्चिदानंद सिन्हा की बात करें तो जो सच्चिदानंद सिन्हा है वह 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की पहली समिति की अध्यक्षता किए थे। तो आप इसे नोट कर लीजिएगा, सच्चिदानंद सिन्हा 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त हुए थे। नेक्स्ट 37 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट में सदस्य और उनके विभाग का सही मिलान करना है। एक तरफ सदस्य दिया हुआ है और दूसरे तरफ उन सदस्य से संबंधित विभाग दिए हुए हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पास शिक्षा मंत्रालय था, यानी कि ए का आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है राजकुमारी अमृत कौर। राजकुमारी अमृत कौर मुख्य रूप से स्वास्थ्य मंत्री थी, तो बी का हो जाएगा 3। नेक्स्ट डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी पास मुख्य रूप से उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे, तो सी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। और आर.के. शनमुगम सेठी ये वित्त मंत्री थे, तो डी का हो जाएगा 4। तो इस अनुसार जो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 1, 3, 2, 4। नेक्स्ट 38 नंबर प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार क्यों किया। तो देखिए मुस्लिम लीग द्वारा जो संविधान सभा का बहिष्कार किया गया था, इसका जो मुख्य रीजन था वह मुस्लिम समुदाय के लिए एक अलग संविधान सभा मुस्लिम लीग चाहता था। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि जो जुलाई 1946 ईस्वी में जो संविधान सभा का चुनाव हुए, तो इस चुनाव में देखिए जो कांग्रेस थी उसे 208 सीटें कांग्रेस जीती, जबकि जो मुस्लिम लीग था वह मात्र और मात्र 73 सीट ही मुस्लिम लीग द्वारा जीता गया था। तो मुस्लिम लीग द्वारा ऐसा अनुमान लगाया गया कि वर्तमान समय में ही जो कांग्रेस है उनमें हिंदुओं का डोमिनेंस या प्रभुत्व है, तो ऐसी स्थिति में आगे चलकर मुस्लिमों को यहाँ द्वितीय दर्जा प्रदान हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में मुस्लिम लीग ने ही अपनी राजनीति को साधने के लिए मुस्लिम समुदाय के लिए एक अलग संविधान सभा की मांग कर दी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और अलग संविधान सभा की मांग करने के कारण ही मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का भी बहिष्कार कर दिया। नेक्स्ट 39 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा में कितने स्वतंत्र सदस्य निर्वाचित हुए थे। तो बहुत आसान प्रश्न है। संविधान सभा मुख्य रूप से 15 जो थे वह, देखिए यह गलत हो गया, संविधान सभा में कितने स्वतंत्र सदस्य निर्वाचित हुए थे। तो संविधान सभा मुख्य रूप से 8 जो सदस्य थे वह इंडिपेंडेंट सदस्य थे, या स्वतंत्र सदस्यों की संख्या थी 8। लेकिन यदि 15 सदस्य की बात करें तो जो 15 महिला सदस्यों की संख्या थी 15, और 26 सदस्य थे अनुसूचित जाति से संबंधित। तो इस प्रश्न कह रहा है कि संविधान सभा में कितने स्वतंत्र सदस्य निर्वाचित हुए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 8 सदस्य थे जो कि इंडिपेंडेंट या स्वतंत्र थे। नेक्स्ट 40 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पहली बार कहाँ से चुने गए थे। तो जो भीमराव अंबेडकर थे वो पहली बार बंगाल के पूर्वी भाग से चुने गए थे, लेकिन जब भारत का विभाजन हुआ पहली बार बंगाल के पूर्वी भाग से चुने गए थे, लेकिन विभाजनोपरांत या विभाजन उपरांत जो बंगाल का पूर्वी भाग था वह पाकिस्तान में चला गया। तो ऐसी स्थिति में भीमराव अंबेडकर को सदन का सदस्य बनाने के लिए पूना सीट से, आप लोग इसे याद रखिएगा, पूना सीट से कांग्रेस के जो M.R. जयकर थे वे रिजाइन मार देते हैं। M.R. जयकर के रिजाइन मारने के उपरांत जो उपचुनाव हुए, तो उपचुनाव में अंबेडकर को लड़ाया गया और अंबेडकर दूसरी बार सदन में चुनकर पूना सीट से ही आए थे। तो आप इसे याद रखिए, पहली बार चुने गए थे बंगाल के पूर्वी भाग से, लेकिन जब भारत का विभाजन हो गया और बंगाल का पूर्वी भाग पाकिस्तान में चला गया तो विभाजन उपरांत पूना सीट से जब M.R. जयकर रिजाइन मार दिए और उनके स्थान पर उपचुनाव में अंबेडकर विजयी हुए और इस प्रकार से वे पुनः संविधान सभा के सदस्य बने। नेक्स्ट 41 नंबर प्रश्न है, भारत की संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला नंबर स्टेटमेंट है कि क्रिप्स मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 ईस्वी में संविधान सभा का चुनाव हुआ। तो जो पहला नंबर स्टेटमेंट है वह पूरी तरह से गलत है, क्योंकि क्रिप्स मिशन नहीं बल्कि कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर। नेक्स्ट दूसरा नंबर स्टेटमेंट है, संविधान सभा के सदस्यों को अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा चुना गया था। तो जो दूसरा नंबर स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। तीसरा नंबर स्टेटमेंट है, महात्मा गांधी एवं मोहम्मद अली जिन्ना जैसे प्रमुख नेता संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो ध्यान दीजिएगा, यह भी स्टेटमेंट सही है, क्योंकि महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना ये दो ऐसे प्रमुख नेता थे उस समय कि संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तीसरा है,
9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में प्रथम सत्र में मुस्लिम लीग के सदस्यों ने भी भाग लिया। यह भी जो स्टेटमेंट है वह गलत है, क्योंकि अभी मैंने बताया था कि अलग मुस्लिमों के लिए अलग संविधान का निर्माण, संविधान की मांग के कारण मुस्लिम लीग ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया। तो जो ऑप्शन नंबर 2 एवं ऑप्शन नंबर 3 है वह सही उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात केवल और केवल 2 और 3। नेक्स्ट 42 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही निर्मित होगा। तो देखिए यह जो स्टेटमेंट है वह महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात महात्मा गांधी। नेक्स्ट है, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस मायने में भिन्न है कि भारत में पहला, वास्तविक और नाम मात्र की दोनों कार्यपालिका है, तो यह भी सही है। और नेक्स्ट है, सामूहिक जिम्मेदारी की एक प्रणाली, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, द्विसदनीय विधायिका, यह भी सही है। और नेक्स्ट है, न्यायिक समीक्षा की प्रणाली, यह भी सही है। तो प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस मायने में भिन्न है। तो देखिए जो पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों जो स्टेटमेंट है वह दोनों में समान देखने को मिलती है, अर्थात भारत और ब्रिटेन दोनों में यह जो व्यवस्था है वह दोनों में समान रूप से यह व्यवस्था पाई जाती है। लेकिन जो नेक्स्ट है, न्यायिक समीक्षा की प्रणाली, यह ब्रिटेन में नहीं है, न्यायिक समीक्षा का ब्रिटेन में अभाव है। तो इस प्रश्न के अनुसार आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, भारत में संसदीय शासन प्रणाली विद्यमान है क्योंकि ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा सीधे लोगों द्वारा चुनी जाती है, संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, राज्यसभा भंग नहीं की जा सकती और मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो देखिए संसदीय शासन प्रणाली का जो महत्वपूर्ण विशेषता ही है कि जो मंत्रिपरिषद होगी वह सदन के प्रति उत्तरदायी होगी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लेकिन यदि यह संसदीय की बजाय यदि अध्यक्षीय व्यवस्था रहता, अध्यक्षीय शासन व्यवस्था यदि रहता, तो इसमें उत्तरदायित्व का सिद्धांत नहीं प्रदान किया गया है। तो प्रश्न है, चूंकि भारत में संसदीय शासन प्रणाली है तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका अपनाने का प्रमुख कारण यह था कि जो वर्तमान समय में जो मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 45 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता यूनाइटेड किंगडम के संविधान से नहीं ली गई है। पहला नंबर है कानून का शासन, तो बिल्कुल कानून का जो शासन है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट, समानता और भाईचारा, ध्यान दीजिए यह जो समानता और भाईचारा का जो सिद्धांत है वह मुख्य रूप से भारत में फ्रांस के संविधान से लिया गया है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यदि कैबिनेट प्रणाली और कानून बनाने की प्रक्रिया ए, सी और डी, ऑप्शन नंबर ए, सी एवं डी ये जो तीनों है वह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, जबकि ऑप्शन नंबर जो बी है वह फ्रांस के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट 46 नंबर प्रश्न की ओर अब हम लोग मूव कर रहे हैं। तो 46 नंबर प्रश्न है, संविधान में संशोधन और राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया किस संविधान से प्रेरित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात संविधान में संशोधन और राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की जो प्रक्रिया है वह मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट 47 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसने कहा था कि संविधान सभा अनिवार्य रूप से एक दलीय देश में एक दलीय निकाय थी और विधानसभा ही कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत थी। तो देखिए यह जो स्टेटमेंट है वह ग्रैनवेल ऑस्टिन द्वारा दिया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 47 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रैनविले ऑस्टिन। नेक्स्ट 48 नंबर प्रश्न है, विभाजन के बाद संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई, इसके अंतरिम अध्यक्ष कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी, इसके अंतरिम अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन जो 11 दिसंबर 1946 ईस्वी की जो संविधान सभा की बैठक हुई, इसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे राजेंद्र प्रसाद। तो आप इसे याद रखिएगा, अस्थायी अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद, जबकि उपाध्यक्ष थे अभी मैंने बताया था हरेंद्र मुखर्जी, हरेंद्र मुखर्जी या एच.सी. मुखर्जी उपाध्यक्ष थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान की कौन सी अनुसूची असम, मिजोरम, त्रिपुरा
और मेघालय के आदिवासी क्षेत्रों से संबंधित है। ध्यान दीजिएगा, संविधान की 6ठी अनुसूची में इन चारों राज्यों असम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय का वर्णन किया गया। किस अनुसूची में? 6ठी अनुसूची में। अब प्रश्न उठता है कि वर्तमान समय में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान समय में भारतीय संविधान में 12 अनुसूची हैं, लेकिन जो मूल संविधान था, यदि मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में भारत में 8 ही, भारतीय संविधान में 8 ही अनुसूचियां थी। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर अन ऑप्शन की बात करें तो जो तीसरा अनुसूची है, तीसरे अनुसूची में मुख्य रूप से शपथ की बात किया गया है। नेक्स्ट है 9वीं अनुसूची। तो जो 9वीं अनुसूची है वह लैंड रिफॉर्म या भूमि सुधार की बात करता है, तो आप इसे याद रखिए, लैंड रिफॉर्म या भूमि सुधार। और नेक्स्ट है 10वीं अनुसूची। तो आप सारे लोग जानते होंगे कि यह जो 10वीं अनुसूची है वह दल बदल कानून से संबंधित है। तो प्रश्न के अनुसार आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 6ठी अनुसूची। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस मंत्री के पास अंतरिम सरकार और स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट दोनों में ही समान विभाग प्रदान नहीं किया गया था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात जॉन मथाई। आप ध्यान देंगे, ये जो जॉन मथाई थे, इनके पास अंतरिम सरकार में मुख्य रूप से, यदि अंतरिम सरकार की बात करें तो अंतरिम सरकार में जॉन मथाई के पास उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे, लेकिन जब भारत की पहली कैबिनेट बन गई तो उनके पास इन्हें रेलवे मंत्री का प्रदान, रेलवे मिनिस्टर बनाया गया इन्हें। तो प्रश्न के अनुसार आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात जॉन मथाई। जबकि यदि सरदार पटेल की बात करें तो अंतरिम सरकार में भी यह गृह मंत्री थे, और 1947 ईस्वी में जब पहली कैबिनेट बनी उसमें भी सरदार पटेल गृह मंत्री थे। जगजीवन राम दोनों समय में ही जगजीवन राम श्रम मंत्री रहे हैं, और सरदार बलदेव सिंह दोनों समय में ही रक्षा मंत्री रहे हैं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जॉन मथाई, क्योंकि अंतरिम सरकार में इनके पास उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे, और 1947 ईस्वी की पहली कैबिनेट में इन्हें रेलवे मंत्री बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के प्रारूप की जांच करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? ध्यान दीजिएगा, संविधान के प्रारूप की जांच कह रहा है, ये प्रारूप समिति से अलग है कि संविधान के प्रारूप की जांच करने वाली विशेष समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। लेकिन यदि प्रारूप समिति की बात करता कि संविधान में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो जो भीमराव अंबेडकर संविधान में प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं सही कथन का चयन करें। 1, सभी लोकतांत्रिक देशों में एक संविधान होने की संभावना है, यह बिल्कुल सही है। दूसरा, कि जिन देशों में संविधान है वे आवश्यक रूप से लोकतांत्रिक है। देखिए, यह जो दूसरा नंबर है स्टेटमेंट है 50-50 की बात करता है। हम ये नहीं कह सकते कि जिस देश में संविधान है वह आवश्यक रूप से लोकतांत्रिक देश ही होगा। जैसे सपोज यदि नॉर्थ कोरिया की बात करें तो नॉर्थ कोरिया का भी अपना संविधान है, लेकिन वह एक लोकतांत्रिक देश नहीं है। तो जो दूसरा नंबर है स्टेटमेंट है वह गलत हो गया, अर्थात इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल और केवल एक सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, 1934 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की, यह बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, दिसंबर 1945 और नवंबर 1949 के बीच संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार किया, यह जो दूसरा नंबर स्टेटमेंट है वह गलत है। नेक्स्ट, सरदार वल्लभ भाई पटेल संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, यह भी गलत है, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल संविधान सभा के सदस्य थे। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात केवल और केवल पहला नंबर जो स्टेटमेंट है वह सही है। नेक्स्ट 54 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं हैं? पहला, संघवाद, बिल्कुल सही। सरकार का संसदीय स्वरूप, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है शक्तियों का संलयन, तो यह जो फ्यूजन ऑफ पावर है यह भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, बल्कि यदि शक्तियों का संलयन के स्थान पर यदि शक्तियों का वितरण या शक्तियों का विभाजन रहता तो यह विशेषता बिल्कुल होता। नेक्स्ट है धर्मनिरपेक्षता, यह भी सही है, अर्थात 1, 2 और 4 जो ऑप्शन नंबर बी है वह इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 55 नंबर प्रश्न है, मौलिक अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं सही कथन का चयन करें। पहला नंबर स्टेटमेंट है, इन्हें भारतीय संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, ये राज्य द्वारा सत्ता के मनमाने और पूर्ण प्रयोग से नागरिकों की रक्षा करते हैं, यह भी सही है, क्योंकि यदि सपोज यदि राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा कुछ ऐसे कानून बनाए जाते हैं जो कि यदि मौलिक अधिकार का उल्लंघन करते हैं तो ऐसी स्थिति में हम लोग सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं।
नेक्स्ट तीसरा नंबर है कि ये अधिकार प्रत्येक प्राधिकारी के लिए बाध्यकारी हैं जिन्हें कि कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है, यह भी सही है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात उपयुक्त तीनों कथन सही हैं। नेक्स्ट 56 नंबर प्रश्न है, धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, धर्मनिरपेक्षता का सार यह है कि किसी के साथ उनकी धार्मिक प्रथाओं और मान्यताओं के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। देखिए, जो पहला नंबर स्टेटमेंट है वह बिल्कुल सही है। दूसरा, धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य धर्म को राज्य से अलग करना है, यह भी सही है। और नेक्स्ट तीसरा नंबर स्टेटमेंट है कि भारतीय संविधान व्यक्तियों को अपनी धार्मिक मान्यताओं और प्रथाओं के अनुसार जीने की स्वतंत्रता प्रदान करता है, यह भी सही है। अब प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है कि ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है या कौन सा कथन गलत है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि 1, 2 और 3 जो तीनों ऊपर में विकल्प दिए गए हैं वह सही है। नेक्स्ट 57 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं हैं। देखिए, पहला है कि लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने गए लोगों के पास होनी चाहिए, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, लोकतंत्र स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव पर आधारित होना चाहिए, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, लोकतंत्र में प्रत्येक वयस्क नागरिक के पास एक वोट होना चाहिए और प्रत्येक वोट का एक मूल्य होना चाहिए, यह भी सही है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 1, 2 और 3 तीनों कथन सही हैं। भारत में भी यदि देखेंगे तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 15 में आर्टिकल 324 से 329 तक में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव आयोग का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट 58 नंबर प्रश्न है, एकात्मक शासन प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से लाभ हैं। प्रश्न कह रहा है कि एकात्मक शासन प्रणाली के क्या लाभ हैं। तो पहला नंबर स्टेटमेंट है अधिक अनुकूलनशीलता, बिल्कुल गलत। नेक्स्ट है मजबूत केंद्र। देखिए, प्रश्न कह रहा है एकात्मक शासन प्रणाली, तो एकात्मक शासन प्रणाली जिन भी देश में लागू की जाती है तो वैसी शासन व्यवस्था में जो केंद्र होता है वह काफ़ी शक्तिशाली होता है। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात इस प्रकार की व्यवस्था में मजबूत केंद्र की स्थापना की जाती है। नेक्स्ट, लोगों द्वारा अधिक भागीदारी, यह गलत हो गया। अधिनायकवाद की कम संभावना, यह भी गलत हो गया, क्योंकि सपोज यदि जिनके पास शक्तियाँ अधिक होंगी तो उनमें तानाशाही प्रवृत्ति का विकास की प्रवृत्ति ज़्यादा देखने को मिलता है। तो जो ऑप्शन नंबर डी है वह गलत हो गया। प्रश्न है एकात्मक शासन प्रणाली की कौन से लाभ हैं, तो इसका आंसर ऑब्वियसली हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात मजबूत केंद्र। नेक्स्ट 59 नंबर प्रश्न की ओर अब हम लोग मूव करते हैं। तो 59 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान की मूल संरचना सिद्धांत का तात्पर्य है। ए, संविधान की कुछ विशेषताएं इतनी आवश्यक हैं कि उन्हें निरस्त नहीं किया जा सकता, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, मौलिक अधिकारों को कम या छीना नहीं जा सकता है, गलत है। अनुच्छेद 368 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता। देखिए, प्रश्न कह रहा है कि संविधान में संशोधन नहीं कर सकते, यह भी गलत हो गया। नेक्स्ट है, संविधान की प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता, यह भी गलत है। अब देखिए, इस प्रश्न का आंसर ऑब्वियसली हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लेकिन यदि संविधान की मूल संरचना की बात करें तो संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 1973 ईस्वी में केशवानंद केस में प्रदान किया गया था। तो इसका आंसर ऑब्वियसली हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब अतिरिक्त फैक्ट के रूप में सर्वोच्च न्यायालय ने 1973 ईस्वी में केशवानंद केस में मूल संरचना के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट 60 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संघीय संविधान की सामान्य विशेषताएं हैं। ध्यान दीजिए, प्रश्न कह रहा है कि संघीय संविधान की कौन सी सामान्य विशेषताएं हैं। पहला कह रहा है जो संघीय व्यवस्था उसमें एक लिखित और कठोर संविधान होता है, यह बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन होता है, यह भी सही। नेक्स्ट है, विधायिका और कार्यपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण होता है, यह गलत है, क्योंकि विधायिका और कार्यपालिका के नहीं बल्कि यह शक्तियों का पृथक्करण किया जाता है मुख्य रूप से केंद्र और राज्य के बीच में। तो जो तीसरा नंबर स्टेटमेंट है वह गलत हो गया। नेक्स्ट चौथा है, द्विसदनीय राष्ट्रीय विधायिका, यह चौथा सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 1, 2 और 4 सही है। नेक्स्ट 61 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय प्रदान किया गया है। अर्थात जो प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्न में से किसमें आर्थिक न्याय की अवधारणा को प्रस्तुत की गई है।
तो पहला है प्रस्तावना और मौलिक अधिकार, यह गलत होगा क्योंकि प्रस्तावना में तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है, लेकिन मौलिक अधिकार में ऐसी कोई बात नहीं की गई। नेक्स्ट है प्रस्तावना और राज्य की नीति निर्देशकता। तो देखिए प्रस्तावना में मुख्य रूप से अभी मैंने बताया कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 प्रकार की न्याय प्रदान करने की बात प्रस्तावना में की गई है। लेकिन यदि डीपीएसपी के अंतर्गत बात करें तो डीपीएसपी के अंतर्गत जो आर्टिकल 38 है, जो कि लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की बात करता है, उसमें आर्थिक न्याय प्रदान करने की स्पष्ट रूप से अवधारणा प्रस्तुत होती है। तो इसका आंसर ऑब्वियसली हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 62 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रस्तावना में समाजवादी के अर्थ को सही ढंग से समझाता है? उत्पादन के सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण, निजी संपत्ति का उन्मूलन, समाज का समाजवादी पैटर्न, और जो ऑप्शन नंबर डी है शोषण और निहित स्वार्थ का उन्मूलन। तो जो प्रस्तावना में समाजवादी शब्द शामिल किया गया, उसका जो मुख्य उद्देश्य था वह शोषण और निहित स्वार्थ का उन्मूलन करना ही है। तो इसका आंसर ऑब्वियसली हो जाएगा 62 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 63 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है, इसका क्या मतलब है? ऑप्शन नंबर ए है धार्मिक पूजा की अनुमति नहीं है, बिल्कुल गलत है क्योंकि संविधान द्वारा भारत के सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है आर्टिकल 25 टू 28 के अंतर्गत। नेक्स्ट है धर्मों को राज्य द्वारा संरक्षण दिया जाता है, ऑप्शन नंबर बी भी गलत होगा क्योंकि यदि धर्म को राज्य द्वारा संरक्षण मुख्य रूप से प्रदान किया जाता तो वह भारत एक धार्मिक राज्य होता, लेकिन ऑप्शन नंबर बी गलत है क्योंकि भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य की अवधारणा प्रस्तुत की गई है। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी है राज्य धर्म को नागरिक का निजी मामला मानता है और इस आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करता, यह बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ऑब्वियसली जब ऑप्शन नंबर सी सही है तो डी का कोई मतलब नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 64 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं सत्य कथन का चयन करें। पहला कह रहा है कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, यह तो गलत हो गया क्योंकि देखिए यदि सर्वोच्च न्यायालय के कुछ निर्णय की बात करें तो जब बेरुबाड़ी का केस आया था 1950 ईस्वी में, बेरुबाड़ी केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना, लेकिन 1973 ईस्वी में जब केशवानंद का केस आया तो केशवानंद केस में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का एक भाग मानता। सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि जो प्रस्तावना है वह संविधान का भाग है, और इसी को विस्तारित करते हुए 1995 ईस्वी में जब LIC से संबंधित एक केस आया, इसमें भी सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का ही भाग मानता है। तो जो पहला नंबर स्टेटमेंट है वह गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट है प्रस्तावना में संशोधन केवल अनुच्छेद 368 के अंतर्गत उल्लिखित प्रक्रिया द्वारा ही किया जा सकता है, यह बिल्कुल सही। तीसरा प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द 1976 ईस्वी में शामिल किया गया था, यह भी सही है। 1976 ईस्वी में 42वां संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया था। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात केवल और केवल 2 और 3 नंबर जो स्टेटमेंट है वह सही है। नेक्स्ट 65 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो 65 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं सत्य कथन का चयन करें। पहला, नए राज्यों के गठन की शक्ति संसद में निहित है, बिल्कुल सही। आर्टिकल 2, 3 एवं 4 ये 3 आर्टिकल ऐसे हैं जो कि संसद की शक्तियां बताते हैं राज्यों के गठन से संबंधित। दूसरा नंबर स्टेटमेंट है कि नए राज्यों के गठन से संबंधित कोई भी विधेयक जिसे राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना संसद के पटल पर नहीं रखा जा सकता, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है ऐसा कोई भी विधेयक जो नए राज्यों के निर्माण से संबंधित हो उसे भारत में कम से कम आधे राज्यों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए, यह बिल्कुल गलत है क्योंकि इसे साधारण बहुमत द्वारा ही पारित किया जाता है। तो जो ऑप्शन नंबर 3 हो गया वह गलत हो गया, तो ऑब्वियसली इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2 सही है। नेक्स्ट 66 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला, भारत के राज्य और उसके क्षेत्र संविधान की अनुसूची 1 के अंतर्गत आते हैं, यह बिल्कुल सही। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को राज्यों का संघ घोषित करता है, यह भी सही है। और नेक्स्ट है कि नए राज्यों के गठन के लिए संसद को विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। देखिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि विशेष बहुमत की नहीं बल्कि साधारण बहुमत की जरूरत होती है, तो जो ऑप्शन नंबर 3 हो गया वह पूरी तरह से गलत हो गया।
नेक्स्ट है 9वां संविधान संशोधन बेरोजगारी मामले से संबंधित था, यह बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 67 नंबर प्रश्न है कि संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने किनकी अध्यक्षता में 4 सदस्यीय भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया था। तो देखिए राजेंद्र प्रसाद द्वारा जून 1948 ईस्वी में एस.के. धर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन में ए अर्थात न्यायमूर्ति एस.के. धर। और जून 1948 ईस्वी में समिति गठित की गई थी और दिसंबर 1948 ईस्वी में इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। तो इस प्रश्न के अनुसार किसकी अध्यक्षता में 4 सदस्यीय भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया गया। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए न्यायमूर्ति एस.के. धर की अध्यक्षता में। नेक्स्ट प्रश्न है राज्यों के गठन का सही कालानुक्रमिक क्रम क्या है। तो देखिए यदि आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश का गठन किया गया मुख्य रूप से 1953 ईस्वी में और उसके बाद गुजरात राज्य का गठन किया गया 1960 ईस्वी में। नागालैंड की यदि बात करते हैं तो नागालैंड की स्थापना हुई थी 1963 ईस्वी में और हरियाणा का स्थापित किया गया था 1966 ईस्वी में। तो इस क्रम के अनुसार जो आंसर निकल कर आ रहा हुआ है ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले आंध्र प्रदेश 1953, उसके बाद गुजरात 1960, नागालैंड 1963, हरियाणा 1966। नेक्स्ट प्रश्न है संविधान भारतीय नागरिकों को निम्नलिखित अधिकार और विशेषाधिकार प्रदान करता है। तो ये 3 विकल्प दिए हुए हैं, इस विकल्प के आधार पर हमें आंसर को सिलेक्ट करना है। लेकिन जो प्रश्न कह रहा है कि उपरोक्त में से कौन से जो अधिकार हैं वह विदेशी नागरिकों को भी उपलब्ध हैं। तो सबसे पहले हम लोग यह देखते हैं कि कौन कौन से अधिकार हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ नागरिकों को ही प्रदान किए गए हैं। तो यदि आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 ये मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ नागरिकों को ही प्रदान किए गए हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त अन्य जो मौलिक अधिकार हैं वह नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्रदान किया गया है। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ऑप्शन नंबर 1, 2 एवं 3 ये तीनों ऐसे अधिकार हैं जो कि इनके अंतर्गत शामिल हैं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात उपरोक्त में से कोई भी अधिकार ऐसे नहीं है जो कि नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्रदान किया गया है। नेक्स्ट अब 70 नंबर प्रश्न की ओर मूव करते हैं। तो 70 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। पहला नंबर स्टेटमेंट है कि भारत में केवल एक नागरिकता और एक अधिवास का अधिकार प्रदान किया गया है, यह बिल्कुल सही है। नेक्स्ट भारत में एकल नागरिकता का सिद्धांत अमेरिका के संविधान से लिया गया है, यह गलत है क्योंकि अमेरिका के नहीं बल्कि ब्रिटेन के संविधान से भारत में एकल नागरिकता का अवधारणा लिया गया है। नेक्स्ट है भारत में नागरिकता संबंधी कानूनों में आखिरी बार 2019 ईस्वी में संशोधन किया गया था, यह बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट भारतीय मूल के व्यक्तियों को नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारत में कम से कम 7 वर्ष बिताने पड़ते हैं, यह भी सही है। तो प्रश्न के अनुसार आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि भारत में एकल नागरिकता का सिद्धांत अमेरिका नहीं बल्कि ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अभी 71 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग मूव करते हैं। तो 71 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए प्रश्न कह रहा है कि भारतीय नागरिकता किन परिस्थितियों में समाप्त की जा सकती है। पहला है कि यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से या किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है, बिल्कुल सही। दूसरा यदि नागरिक ने संविधान के प्रति अनादर दिखाया हो, यह भी सही। और नेक्स्ट नागरिक को पंजीकरण या देशीयकरण के 5 वर्षों के दौरान 2 साल के लिए किसी भी देश में कैद किया गया हो, यह भी सही। तो इस प्रश्न का अनुसार जो आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3 तीनों ही सही है। नेक्स्ट 72 नंबर प्रश्न है भारतीय संविधान में समानता के मौलिक अधिकार में निम्न में से किन्हें शामिल नहीं किया गया है। तो देखिए भारतीय संविधान में यदि समानता के अधिकार का वर्णन करें तो मुख्य रूप से आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18 तक में समानता के अधिकार का वर्णन किया गया है। और इसके अंतर्गत जो आर्थिक समानता का प्रावधान है वैसा कोई भी आर्टिकल में आर्थिक समानता की बात नहीं की गई है। तो इस अनुसार प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात आर्थिक समानता। नेक्स्ट 73 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं सत्य कथन का चयन करें। पहला है मोतीलाल नेहरू ने 1928 ईस्वी में नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से मौलिक अधिकारों की मांग रखी, बिल्कुल सही। नेक्स्ट संविधान सभा में मौलिक अधिकारों पर उप समिति के अध्यक्ष के रूप में जेबी कृपलानी को नियुक्त किया गया था, यह भी सही है। और नेक्स्ट है
1931 ईस्वी का कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों के संबंध में एक प्रस्ताव पारित किया गया। यह भी सही है। अब यदि 1931 ईस्वी के कराची अधिवेशन की बात करें तो जो इसके अध्यक्ष थे वो सरदार पटेल 1931 ईस्वी के कराची अधिवेशन के अध्यक्ष थे। तो इस प्रश्न के अनुसार आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त तीनों कथन ही सही है। नेक्स्ट 74 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर 1, अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण, बिल्कुल इसे निलंबित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा, इसे भी निलंबित नहीं किया जा सकता। और इसके अलावा कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत से संरक्षण, इसे बिल्कुल निलंबित किया जा सकता है। और नेक्स्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसे भी निलंबित किया जा सकता है। तो इस अनुसार प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात केवल और केवल 1 और 2 सही है। अर्थात आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 ये दो मौलिक अधिकारों को छोड़कर सभी मौलिक अधिकारों को आपातकाल के समय में निलंबित किया जा सकता है। नेक्स्ट 75 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल और केवल भारतीय नागरिकों को ही उपलब्ध है? तो अभी मैंने बताया था कि आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 ये 5 मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ नागरिकों को ही प्रदान किए गए हैं। इसके अलावा जितने भी मौलिक अधिकार हैं वे नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्रदान किया गया है। तो प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल और केवल भारतीय नागरिकों को ही उपलब्ध है? तो ऑप्शन नंबर ए, सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता, इसका वर्णन आर्टिकल 15 में किया गया है। तो अभी मैंने बताया कि आर्टिकल 15 जो है वो सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आज का जो सेशन था वह समाप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।